वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में हम लोग बिहार का जियोमॉर्फोलॉजी यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर से बिहार में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं वो पढ़ रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे किसके किसके बारे में, तो कल हम लोग सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में पढ़े थे, रामनगर दून के बारे में पढ़े थे, हरहा घाटी यानी हरहा वैली के बारे में पढ़े थे जो कि 24 किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, कुछ कभी कभार बीपीएससी का दिमाग घूम जाता है तो वो क्या करता है ना कि फैक्ट्स पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि वो कितना लंबा है, 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर लंबा है वो, ठीक है। उसी तरीके से 75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है आपका सोमेश्वर फोर्ट, तो ये सब भी कभी कभार पूछ देता है, तो वो तो अलग ही बात है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार के बारे में। यानी अगर हम बिहार को बनाते हैं तो आपका बिहार कुछ इस शेप का दिखेगा, है ना। तो अगर इस तरीके का बात हुआ तो यहाँ तक तो आपका पहाड़ पहाड़ ये सब दिखेगा, शिवालिक पर्वत, शिवालिक यानी कि फुटहिल्स ऑफ हिमालय यानी कि हिमालय की पदस्थली बिहार में भी दिखाई देती है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला हिमालय, ठीक है। बट यहाँ पे इसको हम सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, सोमेश्वर रेंज कहते हैं, क्लियर है। उसका बात आप छोड़िए, रामनगर दून तक जो है वही सब चीजें हैं, बट मेनली जो बात है ये वाला इलाका और इसके बाद यहाँ पे दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश यानी प्लेट्यू रीजन, साउदर्न प्लेट्यू रीजन। क्यों यहाँ पे पठार क्यों आ जाता है, क्योंकि नीचे झारखंड है और झारखंड खुद क्या है, तो एक छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरा का पूरा झारखंड में पठार ही पठार है, इसीलिए ये पठारी रीजन है। तो आपका ऊपर का पर्वतीय प्रदेश यानी माउंटेन वाला रीजन और नीचे का पठारी रीजन यानी प्लेट्यू वाला रीजन, और इसके बीच में जितना भी है सब गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है, गैंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार यानी कि बिहार के गंगा के मैदान का चौहद्दी क्या है, बाउंड्री क्या है, तो आप कहिएगा कि बिहार का पर्वतीय प्रदेश और बिहार का पठारी क्षेत्र, सीमांत पठारी क्षेत्र, साउथ का दक्षिण वाला, है ना, ये दोनों के बीच का जो रीजन है वही रीजन बिहार में गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है, गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। आप इस स्ट्रक्चर, ये इस फिगर में भी देख सकते हैं कि पर्वतीय प्रदेश भी काफी छोटा है और पठारी प्रदेश भी काफी छोटा है, और ज्यादातर जो क्षेत्रफल है, जो ज्यादा एरिया है बिहार का, वो मैदानी इलाका पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लोकेशन वगैरह देखेंगे, मतलब समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में कितना मैदान है, कितने प्लेन एरिया है, इसको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो बिहार है इसका जो गैंगेटिक प्लेन है तो कितने दूर में फैला है। तो आपके बिहार का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 94163 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है। और इसमें से इस इतना है और इसका 90,650 किलोमीटर स्क्वायर यानी 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में गंगा का मैदान फैला हुआ है। क्या आपको यहां तक का समझ में आया है? देखिए, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में केवल और केवल गंगा का मैदान फैला हुआ है, क्लियर है। अब गंगा का मैदान मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि गंगा नदी बह रही है, ऐसी बात नहीं है। गंगा नदी तो बह ही रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उसके अगल बगल जो मैदान प्लेन एरिया बनाया है वो सारा मिला करके टोटल कितना हो रहा है, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? ये आपके बिहार का अगर 100% एरिया है, कोई भी एरिया अपने आप में 100% होता है, तो उसका 96.26% गैंगेटिक प्लेन है। बिहार के 100% हिस्सा में से 96.26% हिस्सा पे गैंगेटिक प्लेन है यानी गंगा का मैदान है। यहां तक का क्लियर है। अब जैसा कि हम लोगों को एक बात जानना है कि गंगा नदी का ढलान कितना है यानी स्लोप कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा नदी का जो स्लोप है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रही है फिर ऐसे ढबाक से ऐसे चल जाएगी। देखिए स्लोप क्या होता है, ढलान, स्लोप ऐसा चीज है, ऐसे ढलान, ठीक है। तो अगर हम एक ही ढाल में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ये तो नॉर्मल ढलान हुआ, और एक बार ऐसे है और फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, मतलब समझ में आ रहा होगा। जैसे मन जैसे अगर हम स्लोप बनाने लगे, मतलब कहीं पे तो इतना है, देखिए कहीं पे तो इतना है और उसके बाद ऐसे हो जा रहे हैं,
तो ये काफी ज्यादा स्लैंटेड हो गया, कुछ ज्यादा ही खड़ा ढाल हो गया, है ना। गंगा नदी खड़ा ढाल नहीं बनाती है और वो बड़ा ही फिक्स बनाती है, परमानेंट टाइप का यूनिफॉर्म कहिए उसको, यूनिफॉर्म स्लोप बनाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 6 सेंटीमीटर नीचे की ओर झुक रही है और कहीं पे सीधे 6 किलोमीटर नीचे झुक जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो उसका जो ढाल है वो कितना है, तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर वो 6 सेंटीमीटर नीचे समुद्र तल की ओर झुकते चली जाती है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर 6 सेंटीमीटर समुद्र तल की ओर झुकते चली जाती है। क्या यहाँ तक का आपका क्लियर है। और जो आपका सी लेवल है कि आखिर समुद्र तल से, समुद्र तल को 0 मीटर माना जाता है, 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सी लेवल जो है समुद्र तल से आपका जो बिहार में जो गंगा नदी है वो कितनी ऊंची है, तो 60 मीटर से 120 मीटर, 60 मीटर से 120 मीटर ऊंची है बिहार में समुद्र तल से गंगा नदी। अगर हम इसका औसत निकालें तो इस तरीके से कुछ निकलेगा, यानी 180 और बटे का 2, यानी औसतन 90 मीटर ऊंची है गंगा नदी बिहार की। किससे, समुद्र तल से। बट आपको क्या याद रखना है, 60 से 120 मीटर ऊंची है। तो अब आप खुद कंफ्यूजन में नहीं है क्या कि आखिर 120 मीटर कहाँ पे ऊंचा हो गई और एक ही गंगा है और वो 60 मीटर कहाँ पे हो गई। तो देखिए आपकी जो गंगा नदी है बिहार में वो उत्तर पश्चिम के साइड थोड़ा ज्यादा ऊंची है। क्यों, पहाड़ी रीजन है इस वजह से, है ना। तो उत्तर पश्चिम के साइड थोड़ा ज्यादा ऊंची पड़ती है गंगा, है ना। मतलब पश्चिमी चंपारण ये सब वाला जो इलाका है, हालांकि पश्चिमी चंपारण साइड में गंगा नहीं है, पश्चिमी चंपारण साइड में गंगा नदी नहीं है, मगर गंगा का मैदान तो है ना। क्यों, क्योंकि गंडक जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंडक जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो तो वेस्ट चंपारण से आ रही है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा का मैदान, गंगा नदी नहीं, गंगा का मैदान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण साइड में भी है। क्यों, क्योंकि उसकी सहायक नदी पश्चिमी चंपारण में है और सहायक नदी के मैदान को भी हम गंगा के मैदान में ही जोड़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्योंकि गंगा का मैदान जो है इधर ऊंचा है, और ऊंचा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नजदीक में क्या है, पहाड़ी इलाका है। क्लियर है। और तो इसीलिए यहाँ पे जो मैदान है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा होगा, लगभग 120 मीटर ऊंचा होगा। मगर वही जब हम लोग कटिहार साइड बढ़ते हुए चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो ऊंचाई होगी बिहार में गंगा के मैदान की वो कितनी हो जाएगी, लगभग 60 मीटर हो जाएगी। क्या क्लियर है। गंगा का जो मैदान है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यानी पश्चिमोत्तर इलाके में, है ना, कैसा है, तो थोड़ा ऊंचा है। और गंगा का मैदान आपका जो ये साउथ ईस्टर्न साइड है यानी दक्षिण पूर्वी भाग में छोटा, मतलब थोड़ा नीचे है, कम हाइट पे है। क्लियर है। यहाँ पे 120 मीटर है इधर साइड में और यहाँ इस साइड में 60 मीटर है। क्या क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है कि 120 से 60 से 120 मीटर इसका सी लेवल से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई इसका 60 से 120 मीटर है। यहां तक का मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग गंगा के मैदान में कुछ और बात। ठीक है, आज हम लोग उत्तरी गंगा के मैदान को समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फिर से बिहार के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो बिहार के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझें तो यहां देखते हैं हम लोग, ये जो जगह है बक्सर, ये बक्सर यहाँ पे सारण और बक्सर पड़ता है, छपरा और बक्सर, इसी के बीचों बीच से गंगा पार कर जाती है और फिर कटिहार कुर्सेला से आगे चली जाती है। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बक्सर और सारण, इसी के पास से, इसी के बीचों बीच से गंगा निकल जाती है और इस तरीके से गंगा पूरे बिहार को दो भागों में बांट देती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। क्लियर है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार में कितना रीजन है गंगा के मैदान का, तो टोटल जो ये है, सुनिएगा, पूरा का पूरा गंगा का मैदान कितना है, 90,650 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और उसमें से 56,980 यानी 56,980 किलोमीटर स्क्वायर नॉर्दर्न पार्ट है गंगा का, यानी नॉर्थ गंगा है।
क्लियर है, यानी ऊपर में ज्यादा है। 56,980 किलोमीटर स्क्वायर गंगा का मैदान उत्तरी इलाका में है, गंगा के उत्तर साइड में है, ठीक है, और दक्षिणी साइड में कम है, ठीक है। चलिए, और ये टोटल कितना परसेंट है, याद रखना है इसको, तो 32.77% है, 32.77% है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर गंगा मतलब बिहार के नॉर्थ साइड में गंगा का मैदान ज्यादा है, ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। तो बिहार के नॉर्थ साइड में गंगा का मैदान ज्यादा है, इसका मतलब है कि बिहार के नॉर्थ साइड में गंगा की कई सारी सहायक नदियां होंगी, है ना, बहुत सारी सहायक नदियां होंगी। इसका मतलब है कि गंगा के नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा पानी होता होगा, यानी तभी तो मैदान बना है इतना बड़ा। और इसका मतलब है कि गंगा के नॉर्थ साइड में यानी कि बिहार, नॉर्दर्न बिहार में ही पानी ज्यादा है, तो बाढ़ ज्यादा आता होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि बिहार का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वही तो बाढ़ प्रभावित रीजन है ना। अब इस बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। और एक टर्म है कि जिसको हम लोगों को समझना है। बिहार गंगा के मैदान को, बिहार के गंगा के मैदान को, खास करके उत्तरी गंगा के मैदान को कुछ भागों में बांटा गया है, हमको उसको समझ लेना है ना। बाकी ये सब तो याद करने का बात है, बट हम लोगों को मेन ये समझना है। क्लियर है, देखिएगा, बिहार का उत्तरी गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो गंगेटिक प्लेन को इतने ही इसी सब चीजों में बांटा जाता है, बट बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान को कुछ इतने भागों में बांटा गया है। तो जरा ध्यान से समझते हैं। आप खुद बताइए, गंगा का मैदान मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या गंगा नदी जहां बहती है वही है? नहीं, उनकी शाखाओं के द्वारा बनाई गई जो प्लेन एरिया है, मतलब जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा जो भी प्लेन एरिया बनाएगी वो सारा का सारा गंगा के मैदान के नाम से जाना जा सकता है। क्लियर है, तो आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। आप खुद बताइए, गंडक जो कि कहां से निकल रही है, नेपाल से आती है गंडक, और ये पश्चिमी चंपारण में घुसती है। तो पश्चिमी चंपारण ये सब जो इलाका है वहां पे क्या है, पर्वत है, माउंटेन है। क्लियर है, तो माउंटेन है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि माउंटेन वाले इलाका से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो मोटे मोटे स्टोन बाउल्डर्स लगाती हैं, अपने साथ मोटे मोटे स्टोन बाउल्डर्स लाती हैं और वो पूरा फैलाए रहती हैं, है ना। तो वो वाला जो रीजन होता है जहां पे मतलब पहाड़ के एकदम जस्ट नीचे, पहाड़ से उतरते हुए एकदम जस्ट नीचे पूरा बड़ा बड़ा पत्थर देखने को मिलता है। जैसे ऋषिकेश ये सब में भी हम लोग देखते हैं, बड़ा बड़ा सा पत्थर रहता है और उससे छोटी छोटी नदी, मतलब नदी तो वही रहता है, गंगा ही है, नदी जो है वो वही है, बट उसकी जो धाराएं हैं स्ट्रीम्स टाइप का हल्का हल्का दिखाई देता है। मतलब नदियां यहाँ पे इन मोटे मोटे पत्थरों के पीछे छुप जाती हैं, डिसअपियर कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ से पहाड़ से कूदते हुए आई और इन मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों, स्टोन बाउल्डर्स कहते हैं इनको, इनके पीछे छुप जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ये डिसअपियर कर गया है। कौन भाई? रिवर। ठीक है, और ये जो डिसअपियरेंस है जिस रीजन में होता है, जिस क्षेत्र में डिसअपियरेंस होता है, हम उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। जाहिर सा बात है ये माउंटेनियस रीजन होगा, मतलब यहाँ पे आसपास माउंटेन होगा तभी ना मोटा मोटा पत्थर तोड़ तोड़ के नदियां आएंगी। ठीक है, तो भाबर कहते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाबर बना लिए। अब आप खुद बताइए कि इसके अंदर तो बहुत सारा पानी होगा, इसके बाद जो ये पानी है ये निकलेगा। जब यहाँ पे इस चट्टान को, इस छोटे बड़े बड़े बाउल्डर्स को, स्टोन बाउल्डर्स को पार करके नदियां आती हैं, तो यहाँ पे नदी जो है पूरा पानी जमा कर देता है। मतलब बिहार में नदी देता है, ऐसे देती है। ठीक है, तो नदियां पूरा पानी जमा कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अचानक से डिसअपियर किया यहाँ पे नदी लोग, और फिर यहाँ पे फिर से वापस से क्या हुआ? रीअपियर, यानी सबसे पहले तो दृष्टिहीन हो गई और बाद में फिर दिखाई देना शुरू हो गई। ठीक है, तो रीअपियर। तो ये तो भाबर था, जहां पे नदी खूब सारा पानी एकदम इकट्ठा हो जाए, जैसे लगे जैसे कि पूरा पानी पानी कचकचाइन हो गया, मतलब कचकच कीचड़ जैसा हो गया, है ना, ज्यादा पानी, है ना, जितना एरिया है उससे ज्यादा पानी भरा हुआ हो, तो हम ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? तराई रीजन कहते हैं। और यहीं पे रिवर दोबारा से अपीयर करती है, यानी दोबारा से दृष्टिगोचर होती है
रीअपियर करती है, जबकि इस पथरीले इलाके में रिवर डिसअपियर कर जाती है, दृष्टिहीन हो जाती है। क्लियर है? अब इसके बाद फिर ये रास्ता अपना देखेगी। क्लियर है? और अब क्या होगा, तो अब हम लोग जो देखते हैं ये नदियां आगे बढ़ेंगी और आपका क्या बनाएंगी बताइए? तो बांगड़ रीजन जो होता है, बांगड़ रीजन क्या होता है, तो नदी का पानी से ये थोड़ा ऊंचा रहता है। मतलब नदी का पानी जिस रास्ते से जा रहा है ना, ये इलाका का जो, सुनिएगा, देखिए, नदी का पानी मान के चलिए कि ऐसे ऐसे जा रहा है इस रीजन में, ठीक है? तो ये जो इलाका होता है ना, नदी जहां से जा रही है उससे थोड़ा ऊंचा होता है। इसका दोनों किनारा नदी जहां से जा रही है उससे थोड़ा ऊंचा, कितना? तो लगभग 7.8 मीटर ऐसे करके, मतलब लगभग 7 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है? तो नदियां थोड़ा नीचे रहेंगी और किनारा थोड़ा ऊंचा रहेगा। तो क्या नदी का पानी किनारों को धो पाएगा? क्या नहीं धो पाएगा ना। ठीक है? तो ये होता है बांगड़ बुढ़ा, ऐसे याद रखिएगा, है ना। तो नदी का पानी इनको नहीं धो पाता है, नदी का पानी, ताजा नदी का पानी इनको नहीं धो पाता है। ये लोग ऐसे ही रहते हैं, है ना। और तो क्या बताइए, ये थोड़ा ऊंचा है, इसका जो किनारा है ना, नदी का कोर्स जो है, नदी का जो रास्ता है जिससे वो चल रही है, उससे इसका किनारा थोड़ा ऊंचा है। ठीक है? तो जाहिर सा बात है कि जो नया पानी आया है वो इनका किनारा नहीं धो पाएगा, है ना। और इस वजह से पुराना वाला जो मिट्टी है, पुरानी जो मिट्टी है, जो पहले नदियां लाई हैं कभी, वही रह जाएगा। क्लियर है? तो बांगड़ जो होता है, इसी को हम लोग ओल्ड अलुवियल भी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ माने वैसा मिट्टी जो जल ला करके ओढ़ाई हो। जलोढ़ माने वैसा मिट्टी जो कहीं किसी चीज का पानी ले करके और पूरे जमीन पे ओढ़ा दिया, तो वो मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्लियर है? तो ओल्ड अलुवियल बांगड़ रीजन को ही कहते हैं ओल्ड अलुवियल सॉइल, यहीं पे पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और इस बार क्या होता है कि नदी तो आगे गया, मगर नदी का जो किनारा था, जो कि बांगड़ के समय में थोड़ा ज्यादा ऊंचा था, अब धीरे धीरे प्लेन एरिया में आ रहा है। देखिए, पहाड़ के तरफ से बढ़ते हुए हम लोग और नीचे ही जाएंगे ना। ठीक है? तो अब हम लोग और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बार नदी का जो रास्ता है उसके पैरेलल है नदी का किनारा, यानी नदी का जो किनारा है वो दोनों किनारा ऊंचा नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, जैसे यहां से नदी गुजर रही है, यहाँ ये रास्ता है, नदी गुजर रही है, और ये किनारा है। तो आप खुद देखिए, ये किनारा थोड़ा ऊंचा नहीं है नदी के पानी से। नदी का पानी ऐसे जाएगा और ये दोनों किनारा है, तो किनारा ऊंचा पड़ जा रहा है ना। तो बांगड़ ऐसा ही होता है, बांगड़ क्षेत्र जो होता है नदी का, वो ऐसा ही होता है जिसमें दोनों किनारे थोड़े ऊंचे होते हैं। तो चाह के भी नदियां पूरा भिंगा नहीं पाती हैं इस किनारे को, या इस पे मिट्टी नया वाला फैला नहीं पाती हैं। क्लियर है? इसीलिए इधर का जो मिट्टी होता है ये पुराना मिट्टी होता है, मगर ये मिट्टी कौन लाया? पानी ही लाया ना। तो जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, यानी अलुवियल सॉइल। मगर कैसा सॉइल? कैसा अलुवियल सॉइल? जो कभी कभी बाढ़ आया था तब ये ऊपर कूदी थी पानी, तब उड़ाई थी। इसीलिए हम बोले कि पुरानी वाली मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगड़ रीजन इसी को कहते हैं, ऊंचा रहता है ये। मगर जब हम लोग बांगड़ रीजन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग खादर क्षेत्र, नदी के खादर क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र को देखिए, ये कैसा दिखता है। ये आपका रास्ता है, पानी जा रहा है, और ये देखिए, ये बांगड़ कैसा था? इतना पूरा ऊंचा, मतलब 7 मीटर लगभग ऊंचा होता है ये। और खादर कैसा है? इतना, मतलब चाहे पानी थोड़ा सा भी छकछुक करेगी तो इधर और इधर भिंगा देगी, और क्या करेगी? मिट्टी इधर भी फैला देगी, इधर भी फैला देगी, यानी किनारों पे मिट्टी आसानी से फैला देगी। इसीलिए जो खादर रीजन होता है, वहां पे उसके किनारे पे हर साल नई मिट्टी आ जाती है। नया मिट्टी जल ला करके उड़ा देता है, जल ला करके बिछा देता है। ठीक है? इसीलिए खादर रीजन के मृदा को, खादर रीजन के मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर रीजन के मिट्टी को कहते हैं नई जलोढ़ मृदा। आपको समझ में आया क्या कि
कि किस तरीके से बांगर पुराना रह जाता है, बांगर में कोई मिट्टी नया नहीं आ पाता है, जबकि खादर में तो नई मिट्टी हर साल आ जाती है ना। तो ये है नई जलोढ़ मृदा, जबकि ये है पुरानी जलोढ़ मृदा। क्लियर है? एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और एक बार फिर से समझा देते हैं, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए। आप लोगों को भाबर, बाबर 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 से याद रखिए, भाबर। भाबर क्लियर है क्या? बाबर कहाँ से आया था? काबुल से। काबुल कैसा रीजन था? पथरीला इलाका है ना, वहां पे पेड़ पौधा कम है और पहाड़ पत्थर ज्यादा है। तो भाबर भी पहाड़ के नजदीक का होता है, और वहां पे क्या होता है, तो बड़े बड़े पत्थर, टूटे फूटे पत्थर होते हैं, जहां पे नदी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। भाबर इज इक्वल टू बाबर, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इस रीजन को, कि कोई भी मैदान हो तो उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, अगर वो नदी का मैदान, नदी के द्वारा बनाया गया मैदान हो, तो हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ से नदी गिरा ना, तो पहाड़ से कुछ तोड़ ताड़ के लाया बड़ा बड़ा पत्थर, और ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है ना, इसमें नदी का पानी छिप जाएगा, और यहाँ पे जो छिप गया, तो हम इसीलिए क्वेश्चन पूछेंगे कि नदियां कौन से क्षेत्र में डिसअपियर हो जाती हैं, तो आप कहेंगे कि इस बड़े बड़े पत्थर के क्षेत्र में, और ये बड़ा बड़ा पत्थर ही भाबर कहलाता है, सॉरी भाबर कहलाता है, भाबर, भाबर बड़ा बड़ा पत्थर, भाबर, ठीक है। और यहाँ पे नदियां छुप गई। अब इसके बाद जाहिर सा बात है कि नदी का पानी यहाँ पे छुपा हुआ है, बाहर तो निकलेगा ना, तो इस तरीके से नदी का पानी पूरा इधर फैल जाता है। अब ये जो पानी जाने का रास्ता था, देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लगातार फ्लो कर रहे हैं, तो जाम लगता है नहीं, मगर यहाँ रुक जाएंगे और फिर अचानक से खूब सारा निकल के फ्लो करेंगे तो जाम लग जाएगा ना। जाम लगेगा या नहीं लगेगा? इसीलिए यहाँ पे पानी जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से आया, आके यहाँ पे रुक गया, है ना। पानी ऊपर से आया, आके यहाँ पे रुक गया, फिर कुछ देर रुका, उसके बाद फिर बाहर निकला, और तब तक में दूसरा पानी भी आ गया, तो सब निकल गया एक साथ। जिस वजह से ये जो रीजन होता है भाबर के बाद का रीजन, यहाँ पे पूरा बहुत ज्यादा पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। और ये रीजन कीचड़ टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब उसको समझ लीजिए, तो थोड़ा सा ज्यादा ही उसमें पानी पानी हो जाता है, कचकचैना टाइप का हो जाता है। बिहार में कचकच बोलते हैं उसको, कचड़ कचड़, तो जो भी कचकच हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, ठीक है। और इस रीजन को हम लोग तराई रीजन कहते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक का? अब इस तराई रीजन के बाद जो नॉर्मल रास्ता है उसी पे हम लोग जाएंगे, है ना। ये रास्ता जो है उसी पे जाएंगे। तो अब आगे के रास्ते को समझते हैं। अच्छा बताइए आप, ये जो रीजन है पहाड़ से नजदीक है, अभी पहाड़ से कितना भी तो नजदीक है ना, हाँ, तो पहाड़ से नजदीक है। तो अब गंगा नदी या जो भी नदी है पानी अपना लेके चल दी, तो पानी तो लेके चली, मगर आपको पता है इसका जो दोनों किनारा है, जो दोनों किनारा है वो इसके रास्ते से ऊंचा है। देखिए इस नदी इधर से जा रही है, ये किनारा इतना ऊंचा, ये किनारा इतना ऊंचा। अब आप खुद बताइए कि नदी अगर फ्लो भी करे, ऐसे ऐसे टहलते हुए जाए भी, नाचते गाते हुए, तो भी क्या ये किनारे के ऊपर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। किनारे के ऊपर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है। तो किनारे के ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, ऐसे कूदी फिर नीचे आ गई, फिर कूदी नीचे आ गई, मतलब अगर चाहेगी भी कूद फान के चढ़ना तो भी नहीं चढ़ पाएगी। क्योंकि जो बांगर रीजन होता है, क्योंकि ये नजदीक किसके है? माउंटेन के। तो इसका जो इलाका है ना, इसका जो किनारा है ना इस रीजन का, वो ऊंचा है। इसीलिए नदियां अगर थोड़ा बहुत हिलडुल भी करती हैं तो इसको भिंगा नहीं पाती हैं, इसके ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं, जिस कारण से इस वाले रीजन का किनारा पे नया नया मिट्टी का परत वो नहीं चढ़ा पाती हैं। तो भाई कौन सा मिट्टी है यहाँ पे? तो सुनिए, क्या होता है कि कभी ना कभी ऐसा तो समय आता होगा कि जब नदी में बाढ़ आता होगा, है ना। तो जब नदी में बाढ़ आता होगा तो इसका रास्ता है ऐसे जा रही थी, अब इस रास्ता पे बाढ़ जब आएगा तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा तो पूरा सब नहला देगी, है ना। तो पूरा जब नहला देगी, इधर भी इस किनारा के ऊपर जा रही है, इस किनारे के ऊपर जा रही है, तो उस समय तो ये अपने साथ जो मिट्टी लाएगी उसको उड़ा देगी,
और जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा वो। मगर बताइए बाढ़ 5 साल पहले आया होगा तो वही 5 साल पिछला मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा अगल बगल। इस रास्ते पे तो पानी है, अगल बगल किनारे के क्या मिलेगा, 5 साल पहले वाला मिट्टी। और कौन मिट्टी, जल जो लाके ओढ़ाया था जब बाढ़ आया था वही मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी इधर भी, जलोढ़ मिट्टी इधर भी, मगर कितने साल पुराना, जब पिछले बार बाढ़ आया था तब। तो क्या हम उसे पुरानी जलोढ़ मृदा नहीं कहेंगे, क्या हम उसे ओल्ड अलुवियल सॉइल नहीं कहेंगे। और ये इस तरीके का रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां पे पानी तो जाता है मगर ऊंचाई जो है उसके किनारे का ज्यादा है, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रीजन को हम कहते हैं बांगड़। बांगड़, 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 गड़ गड़ गुड़, गॉड है ना, तो वो चीज बांगड़। ठीक है, ये बांगड़ बुढ़ा होता है, मतलब पुराना हो चुका होता है। ये जब बाढ़ आएगा ना उतना ऊंचाई पे कब जाएगी नदी, बताइए। इतना ऊंचा किनारा है इसका, इतना ऊंचा किनारा है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किनारा इतना ऊंचा ऊंचा है। कब जाएगी इतना ऊंचा नदी, कब इतना ऊंचा पार करेगी किनारा, जब पानी उसका फ्लो ज्यादा हो, यानी जब बाढ़ आ गया हो। तो इसका मतलब है बाढ़ हर साल तो आता नहीं है, इसीलिए ये पुरानी मिट्टी से ही काम चलाता है ये वाला रीजन। हम इस रीजन को बांगड़ रीजन कहते हैं, बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। और ये रीजन, इस रीजन में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहां तक का क्लियर है। अब आते हैं आगे। इसके बाद धीरे धीरे हम माउंटेन रीजन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ऊंचाई किनारों का इतना था वो घट के कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब फिर पानी चलना शुरू, पानी तो आगे बहते ही रहेगी। अब बताइए इस बार क्या बाढ़ आने का जरूरत है क्या, नहीं। पानी अपना थोड़ा सा इधर उधर ऐसे ऐसे टहलते हुए जाती है, मतलब मचलते हुए ऐसे ऐसे अपना करके जा रही है ना। तो इस बार थोड़ा सा किनारा इधर भिंगा देगी, थोड़ा सा किनारा इधर भिंगा देगी, चलते चलते ही। ठीक है, तो इसी कारण से, क्यों, क्योंकि हाइट कम हो गया है, इसके किनारा जो था, जो ऊंचा था वो ऐसे हो गया है। तो नदियां अपने अगल बगल के किनारों को भिंगाते चलेंगी और मिट्टी वगैरह जो साथ में लाई है उसको बिछाते चलेंगी। तो इस वाले रीजन में क्या होगा, इस वाले रीजन में क्या होगा कि नदियां पूरा भिंगा भिंगा के खूब सारा मिट्टी फैलाएंगी, है ना, बिना बाढ़ आए ही हर साल फैलाएंगी, क्योंकि ऊंचाई नहीं है किनारे पे, है ना, हर साल फैलाएंगी। और इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, नई नई मिट्टी। और इसको हम बोलेंगे न्यू अलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मृदा। इसी नई जलोढ़ मृदा को हम खादर क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे नई जलोढ़ मृदा देखने को मिले हम उसे खादर क्षेत्र, खादर रीजन कहते हैं, खादर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए इसके अलावा, इसके अलावा यहाँ देखिए, भाबर समझ लिए हम लोग, बांगड़ समझ लिए हम लोग, खादर समझ लिए हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग चौर के बारे में। इसके अलावा होता क्या है कि कई बार नदियां बहुत सारा पानी, जैसे नीचे अब नीचे जा रही हैं तो उनका स्लोप जो है नीचा हुआ, ढाल नीचा हुआ, तो फिर पानी जहां पे कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, जलमग्न क्षेत्र। यानी जहां पे ढाल नीचा है और पानी जाके इकट्ठा हो गया, जलमग्न हो गया है ना, तो हम ऐसे रीजन को कहते हैं चौर। क्या कहते हैं, चौर। इसी को बिहार में टाल भी कहते हैं। आप सुने होंगे बढ़िया टाल, मोकामा टाल, है ना, तो उसी को टाल कहते हैं। मतलब निचला क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र, मतलब रास्ता तो है, नदी का जाने का रास्ता है, बट वहां पे क्या है कि थोड़ा ज्यादा गड्ढा है जिस वजह से पूरा पानी भरा रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाल। नीचे वाले रीजन में, लोअर कोर्स ऑफ रिवर में। क्लियर है, आगे समझते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ कुछ चीजों का फॉर्मेशन करती है नदियां जब अपने मिडिल एज को पार कर रही होती है, यानी जब बुढ़ा रही होती है उस समय। ठीक है, तो उसको समझते हैं मिडिल एज के समय में, या मिडिल एज को थोड़ा पार करके, यानी स्टार्टिंग ओल्ड एज और लास्ट का मिडिल एज, उस समय में कुछ कुछ बनाती है, जैसे समझिएगा। अब एक और चीज, इस रास्ते से ऐसे नदियां जा रही हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। अब क्या हुआ कि नदियों के साथ बहुत सारा जो है कचरा तो आ रहा था, और नदियां चूंकि धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं, कमजोर हो चुकी हैं, है ना, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे पानी तो है इतना, है ना, इतना पानी है। ठीक है,
और अब क्या करेंगी ये नदियां, ये पानी जो है इस तरीके से चल रहा है ना, और यहां से गई और इतना छोड़ के सीधे ऐसे निकल गई। ठीक है, क्या हुआ देखिए, इस तरीके से ऐसे जा रही थी और ऐसे ऐसे है, मगर क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कचरा था, पानी भी है, ये सब पानी भी है, बट कचरा ज्यादा था और इनमें ताकत कम हो चुका है कि उस कचरे को साथ लेके चले, तो इसीलिए वो क्या की कि यहाँ तक तो सीधे सीधे गई और फिर यहाँ से सीधे ऐसे निकल गई। ठीक है, तो आप बताइए, इतना दूर का पानी तो छूटा रह गया यहाँ पे, और इतना दूर का पानी भी छूटा रह गया। ये वाला पानी और ये वाला पानी छूटा रह गया ना, कचरा के साथ ही, मगर छूटा तो रह गया। इसीलिए अच्छा, ये एक तरीके से तालाब जैसा बन गया, बन गया ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस रीजन को, ये घोड़ा, ये जो आपका गाय होता है उसके खून की जैसा भी दिख रहा है इस तरीके से, है ना, पैर, उसका जो पैर होता है उसके जैसा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसीलिए इसका नाम पड़ा गोखुर झील, और इसका नाम पड़ता है क्योंकि ये छाटा हुआ हो गया है ना, नदियां इसको छाट छूट के चली गई सीधे। कैसे गई देखिए, इस तरीके से आ रही थी, सीधा रास्ता फॉलो कर दी, ये ऐसे ही रह गया, ये ऐसे चली गई, ये इधर इतना रह गया, तो ये जो दोनों इलाका है ये छटा हुआ हो गया, इसीलिए हम इसे छाटन झील भी कहते हैं या छाड़न झील भी कहते हैं। क्लियर है, तो ये भी फॉर्म करती है नदियां। ठीक है, छाटन झील या छाड़न झील, गोखुर झील, इसको हम लोग मन भी कहते हैं, मन। ठीक है, चौर या मन, तो मन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है और वो नाम है ऑक्सबो लेक। वो नाम क्या है, ऑक्सबो लेक। यहां तक का क्लियर है। इसके अलावा आपके पास एक और टर्म आता है, दियरा। ये दियरा भूमि क्या है, तो दियरा लैंड जो होता है ये नदी के द्वारा बनाया गया लैंड होता है। अब ये क्या होता है देखिए, मान के चलिए कि नदियां इस तरीके से बहते हुए आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से बहते हुए आ रही हैं और यहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा किए जा रही हैं। ठीक है, अब ये जो कचरा वो इकट्ठा किए जा रही हैं, तो ये कुछ, और वहां पे पानी नहीं है, क्रॉस करके चली जा रही हैं, तो ये जो इलाका है यहाँ पे एक जमीन जैसा बन गया, क्या लैंड मास बन गया ना, उसी के द्वारा, मतलब नदी ही बार बार यहाँ पे कचरा मिट्टी इकट्ठा कर दी और जिस वजह से ये पूरा एरिया कैसा बन गया, लैंड मास बन गया, भूमि बन गया। तो ऐसा भूमि जो नदी के प्रवाह के द्वारा बनती और बिगड़ती है, हम उसे ही दियरा भूमि कहते हैं। नदी के प्रवाह के द्वारा मतलब ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर, ये लैंड मास बन करके तैयार होता है। ठीक है, और तो बताइए, कभी जब पानी यहाँ से देखिए इतना दूर में बना दिया, मान के चलिए गंगा जी गर्मी का दिन चल रहा है, पानी ला रही है और इकट्ठा बनाए जा रही है कचरा से क्या, भूमि, और है ना, गंगा जी के पानी से ये बन रहा है, पानी मतलब पानी के द्वारा लाए गए कचड़े से। और उसके बाद वो क्या की, उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि गंगा जी के पास पानी ज्यादा था, सब पे चढ़ गए, पूरा लैंड पे ही चढ़ गई, तो पूरा फिर अंदर हो गया, जलमग्न हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भूमि, ऐसा लैंड मास जो वाटर के फ्लो के वजह से ही, रिवर वाटर के फ्लो के वजह से बनता और बिगड़ता है, हम ऐसे लैंड मास को दियरा भूमि कहते हैं। मतलब दियरा भूमि का कोई फिक्स एरिया नहीं होगा, कभी तो उस पे पानी बढ़ जाएगा, कभी उस पे पानी घट जाएगा। क्लियर है, तो यही चीज होता है दियरा भूमि। इसके अलावा एक और चीज क्या होता है, कछाड़ या कांप। तो कछाड़ या कांप कुछ नहीं होता है, कोई भी एरिया जहाँ पे आपको पानी, मतलब मिट्टी, जिसमें ऐसा मिट्टी जो कि थोड़ा सा कीचड़ वाला मिट्टी हो, जो ज्यादा पानी पानी टाइप का मिट्टी हो, हम ऐसे मिट्टी को कांप मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो आप एलुवियल सॉइल को कांप या कछारी मिट्टी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पानी का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर है, कीचड़ ज्यादा होता है। ठीक है, वो सूखा मिट्टी नहीं होता है, कीचड़ कीचड़ जैसा मिट्टी होता है। तो यहाँ पे आपका यही सब जो है उत्तरी गंगा के मैदान में अलग अलग चीज बन बन के तैयार होता है। कंफ्यूजन जिस चीज में हम लोगों को होता है, समझते हैं, बांगड़ में कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आखिर वो पुराना जलोढ़ मृदा क्यों है, नया क्यों नहीं है ना। तो वो हम समझा दिए, क्योंकि उसका हाइट ऊंचा है, तो वो रोज रोज पानी उसके ऊपर चढ़ नहीं सकती है। खादर जो है वो आपका क्लियर है, चौर जो है क्या होता है वो बता दिए हैं, है ना। और मन, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक को ही कहते हैं। ठीक है, दियरा भूमि जो कि नदी के प्रवाह के द्वारा ही बनाई गई भूमि हो, है ना, वही कचरा गारा के एक जगह इकट्ठा कर रही हो। और कछाड़ या कांप क्या होता है ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे आपका
जो ये टॉपिक है उत्तरी गंगा का मैदान कंप्लीट होता है। अब जब हम लोग दक्षिणी गंगा का मैदान पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पढ़ने के लिए बचा ही नहीं होगा। उसमें सिर्फ हम इतना बताएंगे इस दक्षिणी गंगा के मैदान में कि क्या क्या उसका मतलब, वही जैसे इसका अगर आप देखें तो 56,000 करके है, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर, तो वही हम बता देंगे कि इसका इतना है, ये सब है, और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे 33,000 समथिंग है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर दक्षिणी गंगा के मैदान को समझेंगे, उसमें भी यही सब चीज बनेगा। ठीक है, हालांकि दक्षिणी गंगा के मैदान में पहाड़ी इलाका ज्यादा है, प्रेतशिला पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी है ना, तो वहां पे हम लोग अलग तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वीडियो जिसमें कि एक तरीके से हम ड्रेनेज सिस्टम को समझाने का कोशिश किए हैं, प्लेन एरिया में किस किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है हम उसको समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे का कंप्लीट करते रहने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू।